हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया। तो अब सर सेकंड लास्ट चैप्टर, अब अपना सफर एंड होने पे आ रहा है। ठीक है, जैसा भी रहा मिठा खट्टा, जैसा भी रहा सर, कभी बैकलॉग हुआ, कभी टाइमली सिलेबस किया, कभी नहीं किया, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही, वो हम दोनों का प्यार। ठीक है, हम दोनों साथ में सफर शुरू किया था और आज अब कुछ दिनों बाद अपना सफर एंड होने को आएगा। इस लेक्चर के बाद एक ही चैप्टर रहता है जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री। आई नो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट वाले पोर्शन है भाई, बैटरीज और आपका इलेक्ट्रो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, 1 घंटे का लेक्चर है। आपको एक ही दिन में मैंने दोनों लेक्चर डलवाए थे, बिकॉज एक 26 जनवरी का हमारा शेड्यूल में रह गया था, वो लेक्चर एक बाकी था। मेरे से आपका प्रॉमिस यही था 28 फरवरी को हमारा फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। आई एम डैम श्योर कि हम लोग उस टाइम तक फिनिश कर लेंगे। 28 फरवरी को हमारी लास्ट क्लास होगी और उसमें हमारा फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश होगा। तो ट्राई करते हैं सर, ट्राई करते हैं जितना हो सकता है, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, हम अपने शेड्यूल को मेंटेन करें। जितना बेस्ट हो सकता है सर, इस प्रोसेस को फॉलो किया जाए। चैप्टर्स पे चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन हाँ, साथ में क्या हम लोग साथ साथ चल पा रहे हैं? क्या हम लोग साथ साथ क्वेश्चंस कर पा रहे हैं? क्या डीपीपीज में क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं? डीपीपीज अटेम्प्ट कर लीजिए, ज्यादा दूर नहीं जाना, डीपीपीज कर लीजिए। 28 फरवरी के बाद आप आराम से उठा उठा के पीवाई क्यूज करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो इस सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ट्राई करो कि सिलेबस साथ साथ आपका भी फिनिश हो जाए। पक्का? चलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा हो चुका है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट पोर्शन आपने देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, अगर वो बैकलॉग है, डोंट वरी, उसको कभी भी देखोगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा रट्टाफिकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, वो एक ही दिन डाल दिया गया, तो हो सकता है कोई स्किप कर गया हो, तो वो देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। ओके, चलो तो अब स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ही प्यारा सा, बहुत सुंदर सा चैप्टर, जिसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को देखोगे तो यार, इसमें ना एक चीज बहुत सिंपल सी है। इस पूरे चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के पूरे चैप्टर को अगर मैं डिवाइड करता हूं ना, तो पहले और जो आज की क्लास में कहानी है, वो सर हिस्टोरिकल कहानियां हैं। हिस्टोरिकल मतलब आपने थोड़ा बहुत 9-10 से पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत 9-10 में आपने पढ़ा हुआ है, उसी को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाएंगे कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कैसे आया, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कोई बोलता है सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? भैया ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि सर अपने पास ये इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और इसके क्वेश्चंस कभी भी आ जाएंगे। देखो, क्वेश्चंस आने के बाद कोई बोले कि ये पढ़ना था, कोई लॉजिक नहीं बनता। एज अ टीचर मेरा काम ये है कि आपके आने वाले क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं, एक होता है पीवाई क्यूज और एक होता है एफवाई क्यूज, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक होता है फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, वो सब कुछ कवर होने चाहिए। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस भी अपने को कवर होने चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसी के साथ साथ एटॉमिक मॉडल्स, या मैं यहां पे रख दूं कि सर सेकंड पार्ट देखोगे, एटॉमिक मॉडल्स हम लोग शुरू करेंगे। एटॉमिक मॉडल्स हम लोग जब शुरू करेंगे, तो यहां पे एटॉमिक मॉडल्स के अंदर ही हमारी सारी कहानी होती है। एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल, थोड़ा थोड़ा याद आएगा, अभी आज भी डिस्कस करेंगे काफी कुछ। थॉमसन मॉडल होता है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल सब लोगों ने अपने पास क्लास 9 से शुरू किया था, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। इसके बाद एटॉमिक मॉडल के अंदर ही हमारा तीसरा पार्ट आता है, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और बोर्स मॉडल आ जाता है। वो क्या हो जाता है? बोर्स मॉडल आ जाता है। ठीक है, बोर्स मॉडल। लेकिन उसके बीच में, बोर्स मॉडल से पहले इनके बीच में एक चीज आती है, और उसको हम लोग बोलना शुरू करते हैं कि सर ड्यूअल नेचर ऑफ, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ जाती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती हैं, या उसका नेचर आ जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और उसी के बाद बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, एंड द लास्ट वन अपने पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले यहाँ पे बीच में हम लोग और भी चीजें पढ़ने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले बीच में हमारी लाइफ में आएगा डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग। सर पूरा का पूरा चैप्टर यही है, डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, अगर मेरे से कोई पूछे ना, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट, और ये देख लो डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल,
ये जो चीजें हैं ना, बोर्स मॉडल, इलेक्ट्रो में, पूरा चैप्टर इतना ही है, पूरे चैप्टर में यही कहानी है, बस इन्हीं के बीच में घूमेंगे। मतलब ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कि आज ही कंप्लीट कर देंगे अपने पास। बाकी एटॉमिक मॉडल में थॉमसन और रदरफोर्ड आपको पहले से आता है, लेकिन हाँ आज थोड़ा और कुछ जानेंगे। फिर यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, फिर बोर्स मॉडल, फिर डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग। कोई बोले सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, भैया बोर्स मॉडल के अंदर इंक्लूड करके बैठा हूं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ही सब कुछ आता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है, सब कुछ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर आ जाएगा। तो अगले 4 दिन के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश करने वाले हैं। आज की क्लास मिला के अगले 3 लेक्चर्स और उसमें हम लगा रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश होगा, और इसी चैप्टर से अब आपका इनऑर्गेनिक शुरू होने की टेंडेंसी आ जाएगी, क्योंकि इसी चैप्टर के लास्ट में जहां हम एंड कर रहे होंगे, जहां हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया, उसके जस्ट बाद आप क्या शुरू करोगे, आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शुरू कर दोगे। तो यहां से इनऑर्गेनिक की बाउंड्री शुरू हो जाती है। सर कुछ लोग बोलते हैं ना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आप यहां भी सीखते हो और इनऑर्गेनिक में भी सीखते हो, तो दोनों के बीच की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है कहां पर, ये वाले पोर्शन पे। पक्का पूरा चैप्टर यही है, कम से कम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन, फिजिकल को इनऑर्गेनिक के साथ रिलेट कर दोगे तो 3-4 क्वेश्चन निकाल देता है ये चैप्टर, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एटम, कोई भी एटम लेते हैं सर, शुरुआत करो, हमने डे 1 जब स्टार्ट किया था तो हमने यही पढ़ा था कि डे 1 पे कोई भी एटम है सर, कोई भी एटम है, एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। एटम को 3 चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है उसका सिंबल, एटम को 3 चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है उसका सिंबल, एक होता है उसका क्या सर, एक होता है मास नंबर। एटम को 3 चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है उसका मास नंबर जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है उसका एटॉमिक नंबर। एटम के अंदर 3 चीजें, एटम का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करना शुरू करोगे तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास सिंबल। सर कोई भी एलिमेंट हो, देख लो अपने पास, अगर मान लो ये सिंबल है, उसका ये सिंबल हो गया, तो सर लिखने का तरीका, वंस अपॉन ए टाइम जब हम फर्स्ट लेक्चर में थे तभी हमने स्टार्ट किया था, वही सेम चीज फर्स्ट लेक्चर ही रिपीट हो रही है। अब जाने का टाइम आ रहा है, देखो दुनिया कैसे घूमती है, गोल किस तरह, दुनिया गोल कैसे, ये पता चल रही है कि सर कैसे हो रहा होगा। तो सर एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं और मास नंबर को हमेशा ऊपर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो सर एटॉमिक नंबर इज नथिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर इज नथिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर किसको बोलते हैं, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा, एटम की 3 चीजें। ये सब कुछ हमने किया हुआ है, आपको याद आ रहा हो शायद, आप जाके कॉपी पलट के देखो, आप सबने ये कर रखा है कि कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, अगर कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, सर क्लोरीन ऐसे दिया हुआ है 17 और 35, तो आपको ही पता है इसका प्रोटॉन कितना होगा, 17 होगा। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, सर कुछ नहीं, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, आपको p प्लस n की वैल्यू 35 पता है। सर न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, 35 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 18। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैसे बात हो रही होती है, तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, कब सर, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाता है। और इन केस ऑफ कटायन, इन केस ऑफ कटायन, कटायंस के केस में लेंगे, पॉजिटिव चार्ज के केस में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ माइनस चार्ज ऑन माइनस चार्ज। और अगर इन केस ऑफ एनायन बोलते हैं आप, अगर इन केस ऑफ एनायन बोलते हैं कि सर एनायन के केस में क्या होगा, तो एनायन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या हो जाता है, चार्ज का मॉड लगा देता हूं मैं, प्लस चार्ज, ये चार्ज का मॉड लगा देता हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसे निकालते हैं, तो सर इसके लिए 3 कंडीशंस पड़ी थी। सर याद ना होना प्लीज भाई, ये सब चीजें, अब चैप्टर अपने पास सिलेबस एंड होने पे आया है, अब आप नीट के लिए तैयार खड़े हो, तो अगर ये सब चीजें अगर अब डाउट आ रही है तो थोड़ी दिक्कत बन जाएगी, अब मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अगर ये चीजें आपके लिए अब डाउट आ जाएंगी तो, कि सर प्रोटॉन कैसे आएगा, न्यूट्रॉन कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, अगर ये डाउट आ रहा है तो यहां थोड़ी प्रॉब्लम है।
तो ये सारी चीजें ना हमने अपने को पहले लेक्चर में, सबसे पहला लेक्चर जो था मुझे याद है, सबसे पहले लेक्चर में कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन काउंट करना, प्रोटॉन काउंट करना, ये सारी चीजें। लेकिन एक बात बताओ, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम अपने आप आके तो बोला नहीं होगा कि एटम के अरे भाई देखो मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन है, मेरे अंदर प्रोटॉन है, मेरे अंदर न्यूट्रॉन्स है, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। ऑब्वियस है ना, हमने क्या किया होगा, हमने स्टार्ट किया होगा कि भाई ये काम करते, देखते तो हैं। और ये हिस्ट्री जो है आज का मेजर चैप्टर का पोर्शन है, आज का हिस्टोरिकल पोर्शन है। तो ट्राई करना, बहुत सारे लोग जो अब पीछे आ चुके, अगर आप ये वीडियो बैकलॉग में कर रहे हो भाई, नोट्स मत लिखना, क्लास नोट्स के अंदर ये पीडीएफ सेव करके उसी के अंदर आप मार्क कर दो। लेकिन हाँ, जो लोग साथ साथ भी कर रहे हैं, कोशिश करना, क्योंकि आज के लेक्चर की शुरुआत में थोड़ा सा वीडियो में ये सब चीजें थ्योरी वाली पोर्शन हैं। अब चैप्टर एंड होने को है, सिलेबस एंड होने को है, तो चीजें अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहे हैं, तो थोड़ा सा देखो इसको। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि हमारा आज का पहला टॉपिक है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, तीन ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हमें अभी इस चैप्टर में जानना है। इसके बाद सर आपको फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, ये सब वो सब हमें यहाँ नहीं, केमिस्ट्री वालों को उसकी जरूरत नहीं। हमें तीन पार्टिकल्स जानने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैसे निकालते हैं ये सब चीजें हमने पहली क्लास में सीखा हुआ है। जो लोग भूल चुके हैं कि कैसे निकाल के लाए, सर भैया आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये निकालने नहीं आ रहा अब इस टाइम पे, तो आप सर बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके। ट्राई कीजिए, पीछे फर्स्ट लेक्चर को रिमेंबर कीजिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी। पक्का हमने यही पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। ये हमेशा एक होगा, दो होगा। वहाँ मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखवा दिए थे, याद करो, मैंने ऐसे लिखवा दिए थे, मुझे याद है सारा कुछ लिखवाया हुआ है, आइसोटोप्स लिखवाया हुआ है। अब जो लोग पढ़ रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, भैया तू बैकलॉग में भी देख रहा है ना, तब भी बोल, बता तू भाई, कमेंट करके बता कि ये सब याद आ रहा है या नहीं आ रहा। आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सर ये बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखवाए थे। आइसो, सर आइसोस्टर्स, आइसोडायाफर्स, ये सारी चीजें हमने बात कर ली थी वहां पे, ये सब कुछ पढ़ा हुआ था, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमने करी हुई है। तो अब आपकी कोशिश है कि आप जाके देखो कि यहां सर ने क्या बताया था। यहाँ आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, सेम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। यहाँ सेम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब मैं सब बता दूंगा, तुम पीछे कॉपी देखोगे नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ये वाली चीजें हमने पहली क्लास में करी हैं, आप जाके उसको रिवाइज कीजिए, देखिए, चीजों को सीखिए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकालने आता है। सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ था, वो हुआ था अपने पास इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो कौन सा था, इलेक्ट्रॉन्स। और हम ही अब लोग यही शुरू करने वाले, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ कुछ थ्योरेटिकल चीजें आएंगी, उसको करेंगे। और आज की क्लास में यही अच्छी बात है कि जहां पे थ्योरी ज्यादा होगी वहीं पे उसके क्वेश्चंस करके उसी टाइम निपटा देंगे उसको। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आया होगा, तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया गया। ध्यान से सुनना, एक्सपेरिमेंट कैसा था। एक बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब ना मैं ऐसे बना देता हूं। डिस्चार्ज ट्यूब कैसा होता है, ये देख लो अपने पास। डिस्चार्ज ट्यूब कैसा होता है, ये अपने पास ऐसा, ये डिस्चार्ज ट्यूब बन जाएगा। ठीक है, मैं बैटरी का टर्मिनल, हाँ, कैथोड ले लेता हूँ और एनोड ले लेता हूँ। ठीक है, ये रहा कैथोड और ये रहा एनोड। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या हो, सर पॉजिटिव निकालना, अरे सही बनाया था, उल्टा लिख दिया। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो सर ये कौन सा होगा अपने पास, ये कौन सा होगा अपने पास। अगर मैं बात करूंगा कैथोड रे की या एनोड रे की, तो कैथोड रे और एनोड रे में देखना शुरू करो। एक मिनट पहले रुक जाओ, मैं डिस्चार्ज ट्यूब की कहानी बता देता हूँ। तो मैं पहले डिस्चार्ज ट्यूब की कहानी बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, सबसे पहले एक बंदा आया, उसने क्या बोला, डिस्चार्ज ट्यूब कुछ नया नहीं है, बस बहुत बेसिक सी कहानी है कि जो पहले हम लोग पढ़ते। आज के टाइम पे ट्यूबलाइट देखते हो, ट्यूबलाइट क्या एक टाइप का डिस्चार्ज ट्यूब है। मतलब एक ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सर अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज जनरेट कर दो, अगर याद रखना, अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज दोगे, अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज दोगे, तो हाई वोल्टेज क्या हो रहा होगा, हाई वोल्टेज क्या करेगा, सर याद रखिएगा, वेरी लो प्रेशर। डिस्चार्ज ट्यूब का फंक्शनिंग पहले बता देता हूं। वेरी लो प्रेशर, बहुत ज्यादा लो प्रेशर और बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज। अगर एनसीईआरटी की बात माने तो हाई वोल्टेज 1000 वोल्ट से ज्यादा, प्रेशर 0.001 एटीएम के आसपास। बहुत ज्यादा लो प्रेशर में देखोगे तो ये क्या होना शुरू करता है, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं, देयर इज अ ग्लो इन द ट्यूब, देयर इज अ ग्लो इन द ट्यूब, मतलब ट्यूब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। लोगों ने बोला भाई ये जादू हो क्यों रहा है, ये ऐसा जादू क्यों हो रहा है, एक ग्लास का ट्यूब है, अगर उसके अंदर हाई वोल्टेज का एक वो पास कर दें, मैंने कोई बीच में वायर नहीं रखी है, ये कैसे हो
रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, ये कैसे होंगी चीजें, इसी को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो इसी के ऊपर, डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन हाँ, पहले डिस्चार्ज ट्यूब की फंक्शनिंग देख लो कि सर डिस्चार्ज ट्यूब फंक्शन कब करेगा, फंक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब कब होता है, फंक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब देख लो, क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जाएगा। डिस्चार्ज ट्यूब इज पॉसिबल एट, सर एक चीज, दो कंडीशन याद रखिएगा, क्या कि सर एक तो वेरी लो प्रेशर होगा, एट वेरी लो प्रेशर, क्योंकि देखो क्वेश्चन अभी यही सब आएगा, वेरी लो प्रेशर, और दूसरा सर उसके क्रॉस हाई वोल्टेज। अब तुमने किसने बोल दिया कि सर ये हाई वोल्टेज है, करंट पास करना शुरू करेगा। अगर बहुत लो प्रेशर पे अगर आप इसको क्या करना शुरू कर दो, वेरी लो प्रेशर पे अगर हाई वोल्टेज पास करना शुरू कर दोगे, वेरी लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज पास करना शुरू कर दोगे, तो यहाँ पे लाइट जलनी शुरू होगी, ये डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करना शुरू करेगा। कैसे ग्लो करेगा, इसके अंदर साइंटिस्ट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया ये देखते हैं। तो अब किसने बोला कि सर ये पॉसिबल, तो ठीक है चलो डिस्चार्ज ट्यूब, ये क्वेश्चन बन गया कि डिस्चार्ज ट्यूब कैसे काम करता है। किसने बोला डिस्चार्ज ट्यूब में कैसे देखेंगे, तो किसने दिमाग लगाना शुरू किया, देखना थोड़ा ध्यान से। यहां देखो, अब फिर से डिस्चार्ज ट्यूब लेके आ गए, फिर से हम डिस्चार्ज ट्यूब लेके आ गए, हमने बोला यार डिस्चार्ज ट्यूब लेके आओ, इसमें ना ग्लो क्यों कर रहा है। इसको एक्चुअली बोलते हैं कि बहुत लो प्रेशर और हाई वोल्टेज आता है ना, तो एयर क्या करना शुरू करता है, ऐसे एयर कंडक्टर नहीं होता, एयर कंडक्शन शुरू कर देता है, एयर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि एयर कंडक्टर नहीं होता, लेकिन इस कंडक्शन में याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन से ये सब, कि एयर कब कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी किसी ट्यूब के अंदर, वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज में, वेरी लो प्रेशर और क्या करेगा, हाई वोल्टेज का। अब मैंने क्या किया, इसी डिस्चार्ज ट्यूब में फिर से एक टर्मिनल बना दिया, फिर से एक टर्मिनल बना दिया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये माइनस साइन है इधर बैटरी का और इधर प्लस साइन है, मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सर देखोगे अपने पास, सर ये माइनस साइन से कनेक्टेड है, इसका नाम रख दिया हमने कैथोड, ये क्या होगा कैथोड, और ये प्लस साइन से कनेक्टेड है तो इसका नाम क्या रख दिया एनोड, कैथोड और ये क्या रख दिया एनोड। मैं अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने वाला हूं, यहां बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ले लिया मैंने, यहां बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ले लिया, और अब क्या करने वाला हूं, सर यहां पे वेरी लो प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, वेरी लो प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। किसने बोला सर ये एयर कंडक्ट तो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये ट्यूब ग्लो करनी शुरू हो गई। इस ट्यूब को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस ट्यूब को हम लोग नाम देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। सर ये चीज तो आपने पहले ही बता दी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आया, थोड़ा ध्यान से देखना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, किसने बोला यार लाइट पास हो रही है, करंट इधर से उधर जा रहा है, कैसे जा रहा होगा, करंट किधर से किधर जा रहा है, करंट ना पॉजिटिव से किधर आता है नेगेटिव साइड, इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव साइड। लोगों ने बोला यार एनोड अपने पास क्या है पॉजिटिव, कैथोड क्या है नेगेटिव। इन्होंने बोला यार क्या करें, तो एक काम करते हैं, इन्होंने क्या किया एनोड के अंदर ना परफोरेशन कर दिया। परफोरेशन मतलब ये क्या किया, परफोरेटेड कर दिया, परफोरेटेड मतलब क्या किया, होल कर दिया, और इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दी, इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दी, इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दी हम लोगों ने, इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दी, एंड दैट इज व्हाट सर, ये क्या लगा दिया हमने, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। हम लोगों ने क्या किया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। फ्लोरोसेंट स्क्रीन किसकी, जिंक सल्फाइड की। ये क्या करता है, जैसे ही इसके ऊपर कोई लाइट जलेगी ना, ये बहुत अच्छे से ग्लो करना शुरू होगा। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया, किसी के दिमाग में आया, उसने बोला, किसके दिमाग में आया, थॉमसन के। देखो ये बात जो है ना, ये बात की एयर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत पहले लोग बोल के चले गए। सोचो ये फैराडे भी बोल के गया था, ये अपने पास क्रुक्स भी बोल के गया कि भैया एयर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन किस टाइम पे, जब उसका प्रेशर क्या हो बहुत लो और वोल्टेज क्या हो बहुत हाई। ये बात लोग बोल के चले गए। थॉमसन के दिमाग में आया, उसने बोला यार ये हवा में कैसे चला जा रहा है, एक काम करते, एक चीज चेक कर लेते हैं। ये नेगेटिव से पॉजिटिव साइड ना क्या करते हैं, परफोरेशन कर देते हैं। परफोरेशन मतलब होल्स कर देते हैं। अब यहां से मान लो कोई चीज निकलेगी, यहां से कोई चीज निकलेगी, तो सर क्या होगा, होल्स के थ्रू जाएगा और वो इधर की तरफ जाएगा, इधर ग्लो करेगा, इधर ग्लो करेगा, इधर ग्लो करेगा। तो लोगों ने बोला यार एक बात बताओ, सडनली ना उधर लाइट जलनी शुरू हो गई, उधर क्या वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ग्लो करनी शुरू हो गई। तो लोगों ने बोला इसका मतलब इधर से एक रेडिएशन आ रही होगी, और ये रेडिएशन किधर से आ रही है, कैथोड से आ रही है, तो इसी का नाम क्या रख दिया, कैथोड रे। इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, कैथोड रे। क्यों, क्योंकि ये रेडिएशन किधर से आ रही है, कैथोड से आ रही है, तो इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, कैथोड रे। कैथोड रे क्या होता है कि सर जो रे जनरेट होगी कैथोड से, किधर की तरफ जा रही होगी, एनोड के। अच्छा लोगों ने बोला सर एक बात बताओ, ये आपको कैसे ऑब्जर्व हुआ, तो हमने क्या किया, परफोरेटेड एनोड बना दिया था।
मुझे कहीं अंदर से लग रहा था कि यार इधर से ना इधर की तरफ कुछ जा रहा है, तो एक काम करते इधर की तरफ स्क्रीन लगा देते। अगर इधर से इधर कुछ जा रहा होगा, मान लो लाइट है, अगर लाइट टॉर्च जलाऊंगा तो टॉर्च ऑब्वियस है, मुझे कैसे पता चलेगा कि टॉर्च की लाइट वहां तक जा चुकी है? जब वहां का स्क्रीन क्या करने लगे, ग्लो करने लगे। जब वहां का स्क्रीन क्या करने लगे, ग्लो करने लगे, तो इन्होंने बोला परफोरेटेड एनोड बना दो और इसी को पास कर दो इसके साथ। तो ये कैथोड रे क्या करेगा, अपने पास एनोड से टकराएगा और एनोड पे अपने पास ग्लो कर रहा होगा। पक्का। तो कैथोड रे ऐसे काम करता है। वेरी लो प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब में ये किया, शुरू किया हम लोगों ने, कैथोड रे आके टकराएगा और इसके साथ ये करने वाला है। फिर किसने बोला कि एक बात और कर लेते हैं, कैथोड रे का नेचर कैसा होगा? तो लोगों ने बोला भाई निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, निगेटिव पार्टिकल से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस इसके अंदर निगेटिव चार्ज ही होगा। लोगों ने बोला नहीं, प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। तो कैथोड रे अगर ऐसे जा रहा था ना, तो किसने बोला सर एक काम करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो प्लस और माइनस लगा दिया, प्लस और माइनस लगाया। जैसे ही प्लस और माइनस लगाया, अगर ये निगेटिव है तो किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव साइड। अगर ये नेगेटिव है तो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, पॉजिटिव साइड। तो इससे पता चल गया कि भाई इसका नेचर क्या है, नेगेटिव का। इसका नेचर क्या है, नेगेटिव का। लोगों ने बोला अच्छा भाई ये पता चल गया। आपसे एक डिस्कवरी बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती, इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टीज क्या है। कैथोड रे स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ऑब्वियस है सर लाइट की इंटेंसिटी होती है, लाइट होता है तो ऑब्वियस है स्पीड क्या होगी, बहुत हाई होगी। दूसरा, इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स होंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे। कैसे कंफर्म हुआ, तो सर ये किधर की तरफ डेविएट हुआ, पॉजिटिव साइड डेविएट हुआ। फिर किसने बोला, कैथोड रे में बात करेंगे, किसने बोला कि सर ये क्या क्या इसके अंदर कौन सा इफेक्ट हो सकता है। कोई भी रेडिएशन होती है तो उसके अंदर दो तीन इफेक्ट होते हैं। जैसे आप रिमोट के अंदर एक रेडिएशन निकलती है इंफ्रारेड, वो क्या करता है, आपका टीवी ऑन कर देता है, आपका टीवी में चैनल स्विच करा देगा, एसी ऑन कर देगा। तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, उस रेडिएशन में क्या है, मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब वो जाएगा, जो काम आपको उठ के करना था वो काम वो अपने आप ही कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रेडिएशंस क्या करती हैं, मैकेनिकल इफेक्ट दिखाती हैं। जैसे ये अपने पास स्क्रीन है, इसका थोड़ी देर बाद टच करता हूं तो हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट करती हैं। ये सारे के सारे आज के टाइम पे कैथोड रे आपको जिंदगी में हर एक जगह दिख जाता है। जितने भी स्क्रीन ग्लो कर रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, सबके अंदर क्या है, कैथोड रे। आप देखोगे पिक्सल्स का क्वालिटी पढ़ते हो, अरे पिक्सल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा है, उसमें कुछ नहीं, छोटे छोटे कैथोड रेज यूज किए जाते हैं। अगर पुरानी टीवीज देखोगे तो पुरानी टीवीज में वो कैथोड रे दिख जाएगा, वो कैथोड रे ट्यूब दिख जाएगा आपको। ठीक है। आज के टाइम पे वो सारे ट्यूब्स को हमने बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दिया है। दुनिया में जहां जहां डिस्प्ले देख रहे हो, जो भी स्क्रीन ग्लो करती हुई दिख रही है, उसमें 99% लोग कौन से हैं, कैथोड रे वाले। इधर रेडिएशन आती है कैथोड से, किधर को आती है, एनोड को, हमें वो वाली चीज दिख जाती है। पक्का। कैथोड रे से क्या पता चला कि एक रेडिएशन है जो किधर से किधर जा रही है, कैथोड से किधर जा रही है, एनोड साइड। इसमें ऑब्वियस है नेगेटिव से आ रही है तो क्या होगा, नेगेटिव पार्टिकल होंगे। नेगेटिव पार्टिकल होंगे किधर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से जा रहे हैं तो उधर से अपोजिट में क्या आएगा, करंट आएगा। पक्का। ऑब्वियस इसकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी। एक चीज और, इलेक्ट्रॉन्स देने की जो टेंडेंसी होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स सबके कहाँ होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। आउटर मोस्ट में ही होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन क्यों आसानी से लॉस हो जाता है? याद करो हमने डे 1 पे ही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस आसान है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना सबसे बाहर होता है, बाहर आराम से चला जाएगा। मुझे ये पेन लूज करना है, मुझे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरी कोई उंगली मांग ले, मैं नहीं दे सकता ना यार। ठीक है, चाहे कोई इतना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ये पेन क्या है, मेरे लिए एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल चला गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी उंगली मांग लेगा, ऑब्वियस है मेरे बॉडी का पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना हर एक के लिए क्या होता है, नॉर्मल होता है। इसीलिए देखो अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, ये क्वालिटी पढ़ ली, लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसी के ऊपर थॉमसन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोल देते हैं परफोरेटेड एनोड एक्सपेरिमेंट, परफोरेटेड एनोड एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड से एक्सपेरिमेंट कर रहे, कैथोड रे से एक रे निकली कैथोड से, और उसी से क्या पता चल गया कि देयर इज अ चार्ज या देयर इज अ पार्टिकल जो कहां से कहां मूव करता है, इस साइड मूव करता है। क्या चार्ज होगा उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज होगा। याद रखना ये किसने किया था, थॉमसन ने किया था। थॉमसन भाई साहब को क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया। उन्होंने बोला रुको भाई मैं बताता हूं तुम्हें। ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये इनविजिबल होता है, नॉर्मल आई से आपको नहीं दिखेगा। ऑब्वियस है जब किसको हिट करेगा, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को हिट करेगा, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन को हिट करेगा तो आप यहाँ पढ़ते हो फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ट्रैवल्ड इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड, कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसी को कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज क्या हो जाएगा, नोन एज नेगाट्रॉन्स। क्या हो जाएगा, नोन एज नेगाट्रॉन्स। और इसी को हम लोग बाद में आगे जाके क्या बोलना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हम लोग बाद में जाके क्या बोलते हैं, नेगाट्रॉन्स को ही इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। सर ये क्या करेगा, रोटेटेड अ वाइट व्हील
प्लेस्ड इन देयर मैकेनिकल मतलब इन देयर पाथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये क्या चीज बता रहा है, इसका मैकेनिकल इफेक्ट है। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैकेनिकल इफेक्ट होगा। सर हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल, ऑब्वियस इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। आपसे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैथोड रे कैसा होता है। डिस्कवरी ऑब्वियस है भाई, बहुत पुरानी डिस्कवरी हो चुकी है, आज के टाइम पे बहुत कम लोग होते हैं जिसको पढ़ भी रहे होते हैं। लेकिन हाँ, पढ़ना इसलिए जरूरी है, एग्जाम में कभी भी अलर्ट मोड पे रहो। यार ये सोच के नहीं जा सकते कि इसके क्वेश्चन कभी नहीं आते तो नहीं आएंगे, हो सकता है सामने वाले का मूड चेंज हो गया हो, उसने पता चला मजे ले लिए, तो उस टाइम हम लोग याद रहे कि यार ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस शैडो ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स पाथ, मतलब ऑब्वियस है शैडो प्रोड्यूस करता है मेटालिक ऑब्जेक्ट का। ऑब्वियस है रे है, रेडिएशंस हैं, कोई भी बीच में आएगा तो उसका शैडो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, इनविजिबल होता है, लाइट ग्लो कर देता है, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे देख लो अपने पास, कैथोड रे को बनाते कैसे हैं, परफोरेटेड एनोड से। अब इसका जस्ट अपोजिट आएगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, तो उसमें क्या होगा, इधर क्या करेंगे, इधर से रेडिएशन आएगी, इस साइड क्या कर देंगे, परफोरेशन कर देंगे। तो आपको सिर्फ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे टाइम देना है, क्योंकि सबसे पहला पार्टिकल था इसीलिए इसमें नखरे ज्यादा थे। बाद में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की डिस्कवरी करनी है, अच्छा कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, प्रोटॉन उधर से इधर आएगा, तो ये चीजें आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है, वो बेसिक चीजें देख लो अपने पास हो जाएगा। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्या करता है, ये एक्सरे प्रोड्यूस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर जब भी ये हेवी मेटल पे टकराएगा ना, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। इवन आज भी एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए हम यही फंडा अपनाते हैं, एक कैथोड रे मारते हैं किसके ऊपर, प्लैटिनम के ऊपर, उससे क्या होता है, एक्सरे प्रोड्यूस होता है। एक्सरे आई होप सबको पता है कि एक्सरे क्या होता है, एक्सरे आज के टाइम पे आप सब लोग जानते हो। सोचो एक्सरे प्रोड्यूस करने वाली चीज क्या हो गई, कैथोड रे। कैथोड रे के पास आयनाइजिंग पावर होती है, मतलब आयनाइज कर सकता है, लोगों के इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाएगा, गेन करवाएगा, ये सब चीजें। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटालिक शीट्स, मेटालिक शीट्स को पार कर जाएगा। पेनिट्रेट करना मतलब उसको पार कर जाना। कैथोड रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ऑब्वियस है आपकी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस एंड द कैथोड मटेरियल यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर कैथोड रे जो होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन डाला है कि हीलियम डाला है कि सोडियम डाला है, क्या डाला है, कौन सा गैस डाला है, फ्लोरीन क्लोरीन कौन सा गैस है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना। तो इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होने के लिए आपको डिस्कवरी में देखोगे यहां इंडिपेंडेंट होगा, इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा नेचर ऑफ गैस से। कोई भी गैस हो सबके लिए क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। कैथोड रे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन्स की पहली बार किसी ने पकड़ा कि बोला यार एक नेगेटिव से कहां जा रहा है पॉजिटिव साइड, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसकी प्रॉपर्टीज देख ली। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ही हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, कैथोड नाम दे दिया। सर इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोल दिया हम लोगों ने, कैथोड, सॉरी कैथोड कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया। जनरेट कहां से हो रहा है, कैथोड से, तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे बोल देते हैं, पक्का। तो ये छोटी छोटी बातें करी। फिर हम लोगों के पास क्या आया, सर इलेक्ट्रॉन्स तो पता चल गया कि सर ये इलेक्ट्रॉन है, ये पता चल गया कि ये बंदा है इधर से इधर घूम रहा है, नेगेटिव से किधर जा रहा है, पॉजिटिव साइड। लेकिन सर इसका चार्ज क्या होगा, मास क्या होगा। आज के टाइम पे तुम्हें चार्ज और मास 2 सेकंड में पता है, डे 1 पे पहले दिन ही पता चल गई थी जब हमने स्टार्ट किया था क्लास। लेकिन भाई जो पहला साइंटिस्ट होगा उसको थोड़ा ना पता चलेगा, तो वो क्या करेगा, फिजिक्स यूज करना शुरू करेगा। इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर आपको कहां मिलता है, मॉडर्न फिजिक्स में मिल जाता है। जो आप पढ़ रहे हो मॉडर्न फिजिक्स में दोबारा मिल जाएगा। यहां देख लो चार्ज टू मास रेशियो कैसे निकाला होगा किसी ने, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोल देते हैं। चार्ज टू मास रेशियो को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। आगे जाके बार बार यूज करेंगे स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज इज नथिंग, चार्ज अपॉन मास कर दो, चार्ज अपॉन क्या कर देते हैं हम लोग, मास। इलेक्ट्रॉन का ना बेचारे का चार्ज नहीं आ पाया, सोचो थॉमसन की दुख मतलब वो दुख भरी जिंदगी। जैसे तुम लोग को एक बार सेटबैक लगता है, एक टेस्ट खराब होता है, तुम साइड में हो जाते हो, अरे सर जिंदगी बेकार चल रही है, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। थॉमसन का सोचो, उसने डिस्कवरी करी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बता ही नहीं पाया। उसको ये पता चल गया कि एक आदमी है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन उसका चार्ज क्या होता है, उसका मास क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता। तो उसने क्या बोलना शुरू किया कि भाई चलो एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसने क्या करना शुरू किया, उसने सर इलेक्ट्रिक इसको पास करना शुरू किया। कैसे, कैथोड रे ट्यूब में हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, अप्लाई करना शुरू किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एज टू
पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने बोला कि रुको मैं एक काम करता हूँ, फिजिक्स लगा लेता हूँ, फिजिक्स लगा लेता हूँ। कैथोड रे ट्यूब के ऊपर अप्लाई करना शुरू किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कैसा दिखता है, किस तरह होता है, ये भी दिखा दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन हाँ अभी देखो, पहले तो ये देखो, मान लो कैथोड रे ये था, तो अब कैथोड रे को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में ये पिक्चर है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कभी भी ये पिक्चर पूछी जा सकती है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जिस दिन उनको लगा कि चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर इजी चैप्टर है, डिफिकल्ट कैसे बनाएं, तो उस दिन ये ऐसा कर सकते हैं। ये क्या है मेरे लिए, यहाँ हाई वोल्टेज दे दो, थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया, और इसको इन्होंने कनेक्ट कर दिया। ये अपने पास क्या हो गया, माइनस, और ये क्या हो गया, प्लस, बैटरी कनेक्ट कर दी। ये क्या है, तो सर ये क्या है, परफोरेटेड अपने पास एनोड है। परफोरेटेड क्या है, एनोड है। जैसे सेटअप था वही सेम सेटअप रखा। ये क्या है अपने पास, कैथोड रख दिया, कैथोड रे रख दिया अपने पास, कैथोड रख दिया। ध्यान से देखना अपने पास, सर यहां से रेडिएशन बाहर निकलेगी, यहां से रेडिएशन क्या होगी, बाहर निकलेगी। इन लोगों ने बोला रुको, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। सर जाना कहां चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहिए था इस रेडिएशन को, क्योंकि स्ट्रेट ट्रैवल करता है, स्ट्रेट जाना चाहिए था, ये इसका नॉर्मल पाथ था। लेकिन लोगों ने बोला सर आपने एक बात बोली थी कि अगर आप प्लस और माइनस लगा दोगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाओगे सर, जो ये रेडिएशन है ये किधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होगा क्या, ये पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होगा क्या। ध्यान से देख लो अपने पास, सर नॉर्मल बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के होता, तो बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के होता तो रेडिएशन ऐसे बाहर निकलती और किधर चली जाती, सीधा चली जाती। ये मैंने पीछे क्या लगा रखा है, स्क्रीन लगा रखी, पीछे मैंने क्या किया हुआ है, स्क्रीन लगाया हुआ है, पीछे मैंने क्या किया हुआ है, स्क्रीन लगाई हुई है, पीछे मैंने क्या किया हुआ है, स्क्रीन लगाया हुआ है। और ये स्क्रीन कौन सी है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। ये मैंने क्या किया है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है हम लोगों ने कि हाँ भाई ये चीज तो बनानी ही बनानी। देख लो ये क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। मुझे क्या दिखा, जैसे ही मैंने ये लगाया फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जैसे ही मैंने ये लगाया सर मुझे दिखा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही ये किधर की तरफ डेविएट हो गया, ऊपर की तरफ। ये पॉइंट कब हिट करेगा, मान लो इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूं, तो ये पॉइंट क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अब आप फिजिक्स में ये सब जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी लिख सकते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स कौन सा लगता है सर, Q इंटू ई लगता है क्या, शायद यही पढ़ा है हम लोगों ने। कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, तो किधर की तरफ कितना फोर्स उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, फोर्स इज नथिंग Q इंटू ई। किसने बोला सर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दे तो, मैग्नेटिक फील्ड लगा दे तो, मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा दे इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ज्यादा अच्छा पिक्चर देखना हो तो एनसीईआरटी में देख लेना। अपने को परपेंडिकुलर लगा दें तो पता है क्या होने वाला है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ये पता है किधर डेविएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। आपको क्रॉस वेक्टर पता है, स्केलर वेक्टर पता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ये कहां जाएगा, ये पॉइंट यहां हिट करेगा, ये बी रख देता हूं और इसको क्या रख देता हूं, सी। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट अपोजिट उसके परपेंडिकुलर जो आप लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्या करेगा, पीछे की तरफ आएगा। और इसका फोर्स क्या होगा सर, आप सबको पता है V क्रॉस B होता है। ये क्या होता है, V क्रॉस B होता है। तो सर देख लो, मैग्नेटिक फील्ड में इधर की तरफ नीचे चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर चला गया। याद रखना ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अपने को पता होना चाहिए। सर किसने बोला, बताओ ना सर, आपने जिंदगी में कितना शानदार बताया था कि कैथोड रे में क्या होगा, इधर से जाएगा उधर चला जाएगा। अब यार किसने, बंदे ने उंगली कर दी, बोला कि सर थोड़ा मॉडिफाई कर देते। अब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, नीचे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। लोगों ने बोला सर सिंपल सा काम करते हैं ना, बीच में बैलेंस कर देते हैं, बीच में लेके आने की कोशिश करेंगे। और बीच में कब आएगा, बी पे कब आएगा, इन द बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, ये मतलब जब क्या हो जाए, क्यू ई ये किसके इक्वल हो जाए, कि V क्रॉस B के इक्वल हो जाए, मतलब ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाए, जितना ऊपर जा रहा है उतने से नीचे से इक्वल हो जाए। तो ये पिक्चर ध्यान रखिएगा, बाकी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो जानबूझ के पूछेगा ये पॉइंट पे कब हिट करोगे, ऊपर की तरफ कब हिट करोगे जब किसके प्रेजेंस में होगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ कब हिट करोगे जब इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और बीच में कब हिट करोगे, इन द बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन द बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पक्का। तो ये कैथोड रे है, इसी के अंदर
थॉमसन ने क्या किया, यही चीज स्टार्ट कर दी। थॉमसन ने बोला रुको मैं भाई, मैं ना फोर्स फिजिक्स लगाऊंगा, मैं ना फिजिक्स लगाऊंगा, फिजिक्स का फोर्स लगाऊंगा। यहां से वो बेचारा क्या निकाल के लाएगा, यहां से बेचारा क्या निकाल के लाएगा, यहां से निकाल के लाएगा कुछ बेसिक बातें। क्या बेसिक बातें निकाल के लाएगा, तो देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेविएशन, कौन कितना डेविएट करेगा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। कैसे, ये देख लो, कौन कितना डेविएट करेगा, देख लो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स जितना भी है, डेविएशन जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर। तो उसने बोला अमाउंट ऑफ डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज के। आप पूरा नहीं लिखो, आपको मैं एक सीधा शॉर्टकट लिख बता दूंगा, वहां से देख लेना। सर दूसरी बात, अगर मास ज्यादा करोगे तो ऑब्वियस है फोर्स क्या हो जाएगा, अपने पास कम हो जाएगा। तो जितना कम मास होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। जो जो डेविएशन हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड द लास्ट वन, अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देते हो, अगर आप लास्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देते हो तो भी क्या होगा, डेविएशन क्या होगा, बढ़ेगी। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, डेविएशन ऑफ, मैं सीधा एक लाइन लिखता हूं उसमें सारा कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। डेविएशन ऑफ कैथोड रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सर सीधा सीधा एक लाइन लिखो और इसी में सारी कहानी फिनिश कर लो। ये सीधा सीधा एक लाइन लिखो और इसी के अंदर सारी कहानी कर लो अपने पास, यही होगा शायद। ठीक है, यही होगा अपने पास, रेडिएशन ऑफ कैथोड रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पक्का, तो डेविएशन ऑफ कैथोड रे ऐसे। अब ये कहानी पूरी नहीं लिखनी, ये ठीक है एनसीईआरटी में एग्जैक्ट यही सब लाइंस दिख जाएंगी। ये मैं भी इसलिए बता रहा हूँ, किसी को लगता हो नहीं पूरा थोरोली पढ़ना है तो आप पढ़िए, अदरवाइज आपको बता चुका हूँ कि सर क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा सर, मास के, सॉरी डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो डेविएशन इस तरह से मेजर करते हैं कैथोड रे का। पक्का, चार्ज हो गया, मास हो गया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। श्योर हो, पक्का। चलो, बेचारे ने पूरी मेहनत करी, पूरी मेहनत करी, और उसने से पूरा मेहनत करके उसने फाइनली, थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन, क्या निकाल दिया, चार्ज अपॉन मास रेशियो। जो लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं उनको पता चल जाएगा कैसे निकाला गया होगा। दोनों चार्जेस को इक्वल करके, दोनों फोर्सेस को इक्वल करके, उसको शायद हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं जहाँ पे दोनों होते, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जहाँ लगते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके चार्ज बाई मास रेशियो किसका निकाल के लेके आ गया, इलेक्ट्रॉन्स का। याद रखना, अभी थॉमसन को ये नहीं मिला था। आज के टाइम पे आपको पता है, आज के टाइम पे आपको पहली क्लास में बता दिया गया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। लेकिन थॉमसन बेचारे को देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, थॉमसन बेचारे को देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला बड़ी मेहनत से, इतना आया 10 की पावर 11 कूलम पर केजी आया। आज के टाइम पे आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है, कितना होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हो जाता है। तो आज के टाइम पे ये पता है, उस टाइम पे सोचो बेचारा कितना स्ट्रगल कर रहा है। जैसे होता है ना, जब तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, मान लो नीट क्रैक कर लिया, तो आदमी क्या बोलता है, यार बहुत इजी था यार। जैसे अब तुमसे पूछूं 10th बोर्ड कितना आसान था, तुम बोलोगे यार ये सब बहुत आसान था। आज के टाइम पे तो बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि टाइम पास हो चुका है, तो अब पता है कि यार बहुत सिंपल चीज थी। लेकिन जब उस टाइम 10th में थे, या अभी कोई बच्चा 10th में होगा, वो चिल्ला रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है जिंदगी, बहुत प्रेशर हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। क्यों डिफिकल्ट है, उसका रीजन तुम्हें पता चल रहा होगा। आज जैसे तुम्हें ये लग रहा है, सोचो थॉमसन ने बेचारा जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो चीज तुम्हें पहले दिन बता दी जाती है 11th क्लास में, आज बेचारे को, उस बेचारे को पता ही नहीं चल रहा, हवा ही नहीं लग रही, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ पकड़ के विनती कर रहा है, भाई प्लीज बता दे यार। थॉमसन ने क्या किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन उससे बेचारे से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये निकाल पाया कि भैया चार्ज और मास का रेशियो इलेक्ट्रॉन्स का कितना होता है। लेकिन अब किसने बोला सर नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पूरा निकाल के दिखाओ। तो अब मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट आता है जिससे हम लोग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एग्जैक्टली एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दिख जाएगा, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में ये एक्सपेरिमेंट दिख जाएगा, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं मुलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट, मुलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इस बंदे ने क्या करना शुरू किया, बोला रुको चार्ज ही निकालना है ना, चार्ज ही निकालना है ना। इसने देखो, ये बंदा स्मार्ट हो गया, उसने देखा थॉमसन बेचारा फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, उसको ना इलेक्ट्रॉन पता चल गया, उसको चार्ज अपॉन मास का रेशियो पता चल गया, बस चार्ज नहीं पता चल रहा। मुलिकन ने बोला रुको एक काम करते हैं,
एक बात बताना, नॉर्मली कोई एक सिंपल चीज बात बताता हूँ, अगर मान लो ये पेन है, ये पेन को ड्रॉप होना है, नीचे गिरना है, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? जो भी एयर का ड्रैग होगा यही होगा ना, ये नीचे गिरेगा तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स नीचे की तरफ लगेगा? ग्रेविटेशनल। ऊपर की तरफ कौन सा लगेगा? जो नीचे का एयर उसके ऊपर क्या करेगा? ड्रैग फोर्स लगाएगा, यही होगा। पक्का उसको खींचेगा, फ्रिक्शन लगाएगा, यही होगा। लेकिन अगर एक काम करता हूं, तुम खुद से सोचना, अगर ये नॉर्मल ड्रॉप हो रहा है यहां से यहां तक, तो इसका टाइम क्या होगा? जो भी आए। लेकिन अगर एक काम करता हूं, इसको जल्दी गिराना है, मैं एक काम करता हूं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं और नीचे क्या लगा देता हूं? नेगेटिव चार्ज। अब कितने फोर्स लगेंगे इसके ऊपर? अब कितने फोर्स लगेंगे? सर नीचे ग्रेविटेशनल लगेगा, नीचे पहले से भी ग्रेविटेशन लग रहा था, ऊपर ड्रैग तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब एक नई चीज लग जाएगी। ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, नीचे क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब क्या अट्रैक्शन लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा। मतलब जो पहले ड्रॉप ये होने में, ये नीचे गिरने में अगर पहले 5 सेकंड लगते थे, तो अब क्या होगा? जल्दी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर देखो ना, इसने क्या किया, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट लिया, मतलब ऑयल को लिया, उसके पार्टिकल्स बनाए, छोटे छोटे ड्रॉप्स जो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और उसके ऊपर क्या किया? एक एक पॉजिटिव चार्ज से पास कर दिया। नॉर्मली कोई बंदा आता, तो नॉर्मल बंदा आता तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल। लेकिन इसने जानबूझ के क्या किया? ऊपर क्या किया? पॉजिटिव चार्ज, नीचे क्या किया? नेगेटिव चार्ज। मतलब इधर ग्रेविटेशनल प्लस कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। उसने बोला देखो, और ऊपर कौन सा लगेगा? ड्रैग फोर्स लगेगा। तो उसने बोला देखो भाई साहब, आप ना एक्सपेरिमेंट को अलग अलग कंडक्ट करो। मतलब एक बार नॉर्मल ड्रॉप ऑयल को ड्रॉप करके देखो, उसमें कितना टाइम लग रहा है, और एक बार इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के अंदर करके देखो तो कितना टाइम लग रहा है। तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना टाइम, तुम्हें बस ये जानना है, तुमसे क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा, भाई मूलिकन के एक्सपेरिमेंट से तुम्हें क्या मिला? मुझे क्या मिल जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैं जो डिफरेंस काउंट करूंगा टाइम का, उससे मुझे क्या मिल जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस आएगा, जो टाइम का डिफरेंस आएगा, उससे मुझे पता चल गया कि सर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? ड्रैग फोर्स। इसके कारण जो टाइम चेंज होगा, उसी से मैं क्या निकाल लूंगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मूलिकन बहुत स्मार्ट आदमी था, उसने देखा कि थॉमसन परेशान है, मैं एक काम करता हूं, ऐसे कर लेता हूं। और जैसे ही उसने किया, सर उसको ना एक दो चीजें निकल के आ गई। एक तो उसको चार्ज निकल के आ गया, दूसरा क्या किया उसने, देखो एक्सपेरिमेंट, किस्मत देखो, उसने बोला भाई साहब मैं तो क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा। दूसरा, उसने एक लाइन बोली कि दुनिया का हर एक चार्ज, दुनिया का हर एक चार्ज, दुनिया का हर एक चार्ज, कोई भी चार्ज होगा, वो हमेशा क्या होगा? सर बेसिक चार्ज का Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही होने वाला है। प्लस माइनस क्या होगा? एन ही होने वाला है। दुनिया का हर एक चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के बेसिक चार्ज की या प्रोटॉन के बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आई होप सब लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये बात पढ़ चुके हो। इंटीग्रल मल्टीपल होगा, चार्ज इज नथिंग, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज। पक्का? सर उसके अंदर उसने बोला कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे थे, कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे थे? ग्रेविटेशनल कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहा था, जो एक्टिंग ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट, और थर्ड वन मैं बात करूं तो एक ड्रैग फोर्स भी था। आपको लगता हो सर ये सब क्यों पढ़ा रही है, ये तो हमारे टीचर्स ने पढ़ाया ही नहीं। भाई एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में है तो नीट एनटीए के सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में कभी भी आपसे किसी भी दिन पूछा जा सकता है। सर कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे? ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नीचे की तरफ, ड्रैग फोर्स किधर की तरफ? ऊपर की तरफ काम करेगा। ग्रेविटेशनल नीचे, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक नीचे, और ड्रैग फोर्स क्या होगा? ऊपर की तरफ। पक्का? तो सर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मेरे पास क्या आ गया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मेरे पास क्या आ गया? सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दुनिया का कोई भी चार्ज, अब देखो मैं तीनों एक्सपेरिमेंट से करता हूं। पहले क्या हुआ? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से क्या आया? तो सर इससे क्या आया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इससे क्या आया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया कि इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फिर किसने बोला कि सर थॉमसन ने अपने पास ऑल्टरनेट, या फिर बोल सकते हैं ऑल्टरनेट, या फिर बोल सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट किया गया। उससे क्या आया? उससे क्या आया एक्सपेरिमेंट से? उससे क्या आया? तो उससे मेरे पास क्या निकल के आया? उससे निकल के आया E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। E/m रेशियो, या इसी को हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ, स्पेसिफिक चार्ज आ गया किसका? इलेक्ट्रॉन का। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, जो कि 1.78 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी हो जाता है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट किसने किए? ये दोनों एक्सपेरिमेंट किए थे थॉमसन ने।
थॉमसन बेचारा अकेला लगा पड़ा था अलग अलग तरीके से, उसको इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, स्पेसिफिक चार्ज निकाल दिया, लेकिन थॉमसन से सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाया। तो उसके लिए हम लोगों ने करा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट का नाम भी साथ में लिख देते हैं ताकि याद रहे। सर ये क्या था, मूलिकन था, मूलिकन या मिलिकन जो भी नाम हो, मूलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इससे क्या निकल के आया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकल के आया। जैसे ही चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकल के आया, एक चीज और इसने बता दी कि दुनिया का हर एक चार्ज, दुनिया का हर एक चार्ज प्लस माइनस एन ई इंटू ई होता है। वेयर ई इज सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और यही चार्ज वो लेके आ गया। सर प्लस होगा तो मतलब प्रोटॉन का चार्ज, माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ई। 3 एक्सपेरिमेंट के बाद जाके हमारा बेचारा चार्ज आया। आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं सब कुछ बता सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका मास निकालने जाऊंगा तो मास निकल के आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और अगर मैं बात करूंगा चार्ज मास हो गया, फिर मैं अगर स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बात करूंगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि मास बहुत कम है, E/m। और ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है 1.78 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ये सारी चीजें देखो आज के टाइम पे तुम्हें बहुत पहले से पता होती है, 9th क्लास के बच्चे को पता चल जाती है। लेकिन सोचो उस टाइम जब डिस्कवरी हो रही थी तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी हमें। उस टाइम जब डिस्कवरी हो रही थी तो कितनी मेहनत करी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकालने में, प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का सोच 3 एक्सपेरिमेंट लग गए, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सब कुछ पता चला। अब एक बार इलेक्ट्रॉन पता चल गया ना, तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में ज्यादा टाइम नहीं लगता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बहुत आसानी से हो जाते हैं। कैसे, सिंपल सा, प्रोटॉन में क्या करोगे, प्रोटॉन में फिर से वही डिस्चार्ज ट्यूब ले लो, फिर से वही डिस्चार्ज ट्यूब ले लो, फिर से वही डिस्चार्ज ट्यूब ले लो इधर से अपने पास। अब की बार क्या करोगे सर, अब की बार निगेटिव से ना करके अब की बार क्या करोगे, पॉजिटिव साइड से। अब की बार किसको कर दोगे, यहां देखो इसको होल्स बना दो। अब की बार कैथोड को क्या करना शुरू कर दो, परफोरेटेड कर दो, परफोरेटेड कैथोड बना दो। जस्ट अपोजिट, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में टाइम दे दिया, एनोड इसकी डिस्कवरी में अब टाइम नहीं देंगे। ये क्या हो गया, एनोड हो गया। अब एनोड में अपने पास यहां से रेडिएशन आएगी, फिर से अगेन हाई वोल्टेज दे दो, डिस्चार्ज ट्यूब फिर से लगा दो, हाई वोल्टेज है, सेम डिस्चार्ज ट्यूब, लो प्रेशर है। अब फिर से क्या करने वाले हो, इधर से रेडिएशन बाहर आएगी, इधर से रेडिएशन बाहर आएगी, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अब की बार एनोड से आ रहा है तो इसी को बोल देते हैं एनोड रे, या फिर इसी को नाम दे देते हैं कैनाल रे, इसी को नाम दे देते हैं कैनाल रे, एनोड रे या फिर कैनाल रे। पक्का। तो ये प्रोटॉन की डिस्कवरी सबसे आसान सा है, क्योंकि अब क्या पॉजिटिव से आ रहा है तो पॉजिटिव वाला पार्टिकल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से आ रहा है तो पॉजिटिव वाला पार्टिकल क्या कहलाएगा, प्रोटॉन। और नेगेटिव से आने वाले पार्टिकल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा टाइम लगा। दुनिया में पहला, जैसे बोलते हैं ना कि दुनिया में पहला मोबाइल बनाने में टाइम लगा होगा। अब बाद में डिस्प्ले का साइज बड़ा करना, छोटा करना, ये सब बहुत बड़ी चीज थोड़ी नहीं होगी। पहला इंटरनेट बनाने में टाइम लगा ना। अब बाद में www डॉट बना लो, कुछ भी बना लो, उससे क्या मुझे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, पहला इंटरनेट बना लिया, उसके बाद अब गूगल बनाओ, चाहे तुम कुछ भी बनाओ, मेजर डिस्कवरी इंटरनेट की हुई ना। मेजर सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है, इंटरनेट। सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी अगर हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई, तो प्रोटॉन तो जस्ट उसका अपोजिट, प्रोटॉन जस्ट उसका अपोजिट हो गया। प्रोटॉन में देख लो तो इसमें क्या आएगा, कैनाल रे, देख लो सेम चीज किया हुआ है। अब की बार क्या किया है, परफोरेटेड कैथोड किया गया है, उधर से रे आ रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर एनोड रे बोल देते हैं। पक्का। अब एनोड रे की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर टाइप की होंगी, इसको देख लो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट विद परफोरेटेड कैथोड बोल देते हैं। सेम चीजें दी गई हैं कि सर यहाँ पे कैनाल रे आ जाएगा या फिर एनोड रे आ जाएगा, कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, जो कहानी में बता रहा था। पक्का। ये देख लो, इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, सेम प्रॉपर्टीज। सर ये भी प्रोड्यूस करेगा जिंक, और इसके सर जिंक सल्फाइड के ऊपर ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सर ये अगेन डिफ्लेक्ट होगा, ऑब्वियस है। कैथोड रे में नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो भाई ये देख ले, अब ये कुछ रटना मत बैठ के, सर इसके अंदर भी क्या होगी, आयनाइजिंग पावर होगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग केमिकल चेंज, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दैट इज इट इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ द गैस, याद रखना अपने पास, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द गैस के ऊपर। E/m रेशियो, E/m रेशियो प्रोटॉन का बहुत कम हो जाता है। क्यों, उसका सिंपल सा रीजन होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन न्यू इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वल होता है। देखो स्पेसिफिक चार्ज निकालने जाओगे, स्पेसिफिक चार्ज निकालने जाओगे तो स्पेसिफिक चार्ज के लिए क्या करते हैं हम लोग, ई बाई एम रेशियो, चार्ज अपॉन मास करते हैं। अगर आपका चार्ज इक्वल है और मास बहुत ज्यादा हो गया तो सर क्या होगा, ई बाई एम रेशियो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, ई बाई एम रेशियो ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन से। क्यों, क्योंकि सर इसका मास क्या है, बहुत छोटा सा है। जिसका मास कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये तो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स देना नेचुरल कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया, ये पेन है बाहर की तरफ है, ले दे दे यार, तुमने मांगा मैंने दे दिया, हाँ ले जाओ यार। लेकिन अब कोई बोले कि सर अपना हाथ दे दीजिए, नहीं दे पाऊंगा ना यार। कोई बोले सर ये उंगली दे दीजिए, लेफ्ट हैंड से आप कहाँ लिखते हैं, दे दीजिए पूरा का पूरा दे दीजिए, नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि ये भाई मेरा इंटरनल है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसमें ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। सबसे आसानी से प्रोटॉन कौन दे सकता है, सबसे आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है। तो एक चीज और याद रखिएगा कि ई बाई एम की वैल्यू, ई बाई एम की वैल्यू अगर एनोड रे में बात करें, एनोड रे में बात करें, सबसे आसानी से कौन देगा, सर हाइड्रोजन दे देगा। सर सबसे हाईएस्ट किसकी वैल्यू होगी, हाइड्रोजन की होगी। हाइड्रोजन सबसे आसानी से प्रोटॉन बना देता है, क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। छोटू सा आदमी है, एक इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है, एक थप्पड़ मारा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सबसे आसानी से प्रोटॉन दे देगा, सबसे आसानी से प्रोटॉन दे देता है। तो ये याद रखिए। इवन देख लो, अब स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है, हाइड्रोजन गैस का होता है। इसी को हम लोग H प्लस को ही क्या बोल देते हैं, H प्लस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं। H प्लस को ही क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं। सर यहाँ देख लो अपने पास मास किसके इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है। चार्ज किसके इक्वल हो रहा है, चार्ज और मास कर दिया हुआ है। ई बाई एम रेशियो देखो, इसकी कितनी आ रही है, 10 की पावर 7 में आ रही है, उसकी कितनी आ रही थी, इलेक्ट्रॉन का जाके वैल्यू देखो, अभी पीडीएफ देखो पीछे जाके, 10 की पावर कितनी थी, 11 थी। ई बाई एम का रेशियो किसका कम आ रहा है, प्रोटॉन का कम आ रहा है। ई बाई एम का रेशियो किसका कम आ रहा है, प्रोटॉन का कम आ रहा है। सीधा सीधा ऐसे याद रखो, पक्का। सर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन बहुत सिंपल सा है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन सोचो, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। अच्छा कोई बोले सर थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन सुन लो कहानी, थॉमसन ने क्या किया था, सर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। प्रोटॉन की डिस्कवरी को लेके बहुत लड़ाइयां हैं। बहुत लड़ाइयां क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी भी नाम नहीं लेता, एनसीईआरटी देखो कभी नाम ही नहीं लेगा। प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड भी क्लेम करते हैं, प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड भी क्लेम करते हैं, और प्रोटॉन के लिए अपने पास उनके स्टूडेंट भी क्लेम कर देते हैं। क्योंकि रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड मॉडल दिया था, उससे पहले अपने पास ये सारा का सारा जो एनोड रे का सेटअप था वो किसी और ने लगाया हुआ था। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जनरली हम रदरफोर्ड के नाम पे डाल देते हैं, लेकिन हाँ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। जन रियल बात यह है कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। एनोड रे का एक्सपेरिमेंट किसी और ने किया था। बाद में भाई साहब अपने पास क्या आ गए, गोल्डस्टीन थे, एक्चुअली गोल्डस्टीन जो थे उनके नाम पे था, उनका स्टूडेंट था रदरफोर्ड, तो उन्होंने क्या किया, गोल्डस्टीन को छीन के अपने नाम पे रख लिया था। तो उसके चक्कर में नहीं जाना, एनसीईआरटी भी नहीं पूछेगा, ना ही अपने पास ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस या ऐसे कंट्रोवर्शियल ईयर्स, किसने कब थेसिस प्रोड्यूस किया, ये सब नहीं पूछा जाता। आपको बस ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने करी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने ये एक चीज देखी, सर इलेक्ट्रॉन का अपोजिट कौन था, प्रोटॉन, तो निकालना आसान था। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट प्रोटॉन था, उसको डिस्कवर करना आसान था। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, सर न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन बहुत लेट डिस्कवर हुआ, क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ये पता है सबको, लेकिन कोई बंदा न्यूट्रल है, कहाँ पे है मुझे क्या पता। उसके लिए जेम्स चैडविक ने दिमाग लगाया। जेम्स चैडविक ने इसके लिए यूज करी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी यूज करनी शुरू करी, और उन्होंने क्या बोला, एक थिन फॉइल पे, बेरिलियम के थिन फॉइल पे क्या पास करना शुरू किया, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आज के टाइम पे आपको पता है क्या होता है, डबली आयनाइज्ड हीलियम+2। हीलियम+2 ही क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। सर इसको बेरिलियम से पास किया, ये देख लो अपने पास क्या प्रोड्यूस हो गया, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए। सर अगर एल्यूमिनियम से भी पास करोगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जेम्स चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला है भाई ये एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है जिसका मास हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल से, न्यूट्रल पार्टिकल्स, कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल है। सर मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का ज्यादा है। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज होता है, लेकिन इनका मास जो होता है वो अच्छा खासा होता है। मास कितना हो जाता है, तो देखो अपने पास। सर इसने क्या किया, बोला कि भाई कोई भी मतलब न्यूट्रल है तो उसका कोई डेविएशन होगा ही नहीं, ये कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुए, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो इसीलिए अपने पास दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। लोगों को पता चल गया कि न्यूट्रॉन तो भाई न्यूट्रल है। लोगों ने बोला अच्छा चलो एक काम करते हैं, मास चेक करते हैं। मास की वैल्यू चेक करोगे, अभी जस्ट न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन का मास दिखाया था,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मास में ना अगर कोई पूछे तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.60 ऐसे करके। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर कोई पूछ दे कि नहीं सर मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप क्या दोगे, ये रेशियो लिखोगे। अगर कोई पूछे कि नहीं एग्जाम हॉल में ये ऑप्शन पूछे तो ये सही ऑप्शन है। लेकिन इन जनरल हम लोग क्या मानते हैं, इन जनरल हम लोग क्या मान लेते हैं, इन जनरल हम लोग क्या मान लेते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन जनरल क्या हो जाता है, यही हो रहा होता है। इन जनरल क्या होता है, यही हो रहा होता है। पक्का। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। इन जनरल ई बाई एम का रेशियो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। ई बाई एम का रेशियो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं आ रहा होगा। चार्ज नहीं आएगा तो ऑब्वियस है, जब चार्ज नहीं आएगा तो क्या करेंगे, जब चार्ज नहीं आ रहा होगा तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले, खुद से सोचो। चार्ज ही नहीं है तो ई बाई एम रेशियो निकालने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना भाई। ई बाई एम रेशियो तब निकालते हैं ना हम लोग, ई बाई एम रेशियो तब निकालते हैं जब उसका क्या हो रहा हो, कुछ लॉजिक बन रहा हो। अब यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा ई बाई एम रेशियो का, तो यहाँ छोड़ दो। प्रोटॉन का, अब देखो 3 लोग आ गए मेरे लाइफ में, 3 लोग आ गए मेरे लाइफ में, 3 लोग आ गए। इवन देखोगे हम लोग ई बाई एम, एक एएमयू था, ये हमने पहले मूल कॉन्सेप्ट में डिसाइड किया था 1 एएमयू क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक दो कुछ क्वांटिटीज हैं ये देख लीजिएगा। रदरफोर्ड को प्रोटॉन्स मिल गया था कब, जब उसने नाइट्रोजन के ऊपर क्या किया था, अल्फा पार्टिकल। ऐसी एनसीईआरटी में नहीं है, बस जानने के लिए कि प्रोटॉन को भी अल्फा पार्टिकल से हम डिस्कवर कर सकते हैं। प्रोटॉन से भी हम लोग अल्फा पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। बस ये जानने को है, इसके अलावा इस पे पूरी मेहनत नहीं करनी। ये बस जान जाओ कि हाँ प्रोटॉन ऐसे भी डिस्कवर हो सकता है। तो काफी सारी थ्योरी हो गई। अब एक काम करते हैं, थ्योरी थ्योरी देख लिया काफी कुछ, तो अब चलो एक काम करते समराइज कर लेते हैं। समराइज करेंगे तो क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, एग्जैक्ट मास, ये एनसीईआरटी का टेबल है देख लो, एग्जैक्ट मास ये हो रहा होगा। और इसी को एएमयू में जब लिखते हैं, एएमयू में जब लिखते हैं तो देखो इसका मास, रिलेटिव मास कितना लेंगे 1, क्योंकि बार बार एक बात बताओ, बार बार इतना बड़ा मास कौन लेगा, इतना बड़ा लैंग्वेज लिखेगा कौन। तो इसको इन्होंने क्या बोल दिया 1, इसको क्या बोल दिया 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1800। इसकी वैल्यू देख लो, यहाँ क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो गया 1, और इसका चार्ज कितना हो गया 0। सर इसका स्पेसिफिक चार्ज देख लो अपने पास, इसका स्पेसिफिक चार्ज देख लो। अच्छा स्पेसिफिक चार्ज से याद आया, स्पेसिफिक चार्ज में एक चीज और आती है, स्पेसिफिक चार्ज में एक चीज और आती है। कोई अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करोगे तो अल्फा पार्टिकल कैसा होता है देख लो ध्यान से। इसके ऊपर क्या होता है, हीलियम +2, और ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। सर अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज इसका निकालने जाऊं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने जाऊं, अगर अल्फा पार्टिकल का ई बाई एम रेशियो निकालने जाऊं, ई बाई एम रेशियो, तो क्या होगा सर, +2 टाइम्स 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये कूलम, डिवाइडेड बाई सर 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा -27 kg। यही होगा। सर एक बात बताओ, ये किसका रेशियो है, जाके देखो अपने पास, ये प्रोटॉन का रेशियो है। तो ये क्या हो गया, मैं स्पेसिफिक चार्ज को क्या लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई क्या लिख दूंगा 2। मतलब अगर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा कोई बोलेगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा कोई बोलेगा कि सर अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज बताइए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन किससे डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई कितने से कर दूं, 2 से कर दूं, डिवाइड बाई 2 कर दूं। पक्का। मेरे पास 4 लोग आ चुके हैं, ई बाई एम का रेशियो निकालते हैं, ई बाई एम का ऑर्डर निकालते हैं। सबसे हाईएस्ट ई बाई एम पता है किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, फिर किसका होता है, प्रोटॉन का, फिर किसका होता है, अल्फा का, और सबसे लास्ट में कौन होता है, न्यूट्रॉन। सबसे लास्ट में कौन होता है, न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन का जस्ट हाफ, प्रोटॉन का जस्ट हाफ हो जाएगा अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा ई बाई एम रेशियो। पक्का। ये देख लो, ये अपने पास -1 +1 ये सब चीजें चल रही होंगी, 1/1837 ऐसे चल रहा होगा, हो जाएगा सर। ये -1 है, ये +1 है, चार्ज कितना है 0। तो ये छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी। अब क्वेश्चंस कर लो, फटाफट क्वेश्चंस कर लो, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि देखो जो पढ़ रहे हैं ना थ्योरी की चीजें तभी याद रहती है जब उसके साथ साथ ही उसके क्वेश्चंस कर लो। व्हाट इज द नेम ऑफ एनोड रे, एनोड रे का नाम क्या था, कैनाल रे था। सेलेक्ट द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस ऑफ एटम में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सर क्या होगा, बोथ 2 और 3 होगा। सर जो चाहते हैं साथ में करना, आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। जो मेरे साथ सीखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, मेरे साथ करो। ये देखो ये क्या होगा,
व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनोड रे? एनोड रे के लिए क्या चाहिए? हाई वोल्टेज और क्या चाहिए? लो प्रेशर। हाई वोल्टेज और क्या चाहिए? लो प्रेशर। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैथोड रे? नॉट ट्रू फॉर कैथोड रे। ये सर सही है। कैथोड रे वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। नेचर ऑफ, यार सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। नेचर किस पे? कैथोड रे का डिपेंड नहीं करता, एनोड रे का डिपेंड करता है। कैथोड रे से क्या आया था? इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे से क्या ही फर्क पड़ रहा है? ठीक है, ये देखो, which of the following statement about the electron is incorrect? नेगेटिवली चार्ज होता है, ये सही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे क्या बात कर रहा है, यही तो इनकरेक्ट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वल होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.75 इंटू 10 की पावर 11। डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ई बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रे जनरेटेड बाई डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट। नहीं नहीं, ये तो गलत है यार। कैथोड रे इस पे डिपेंड ही नहीं करता। कैथोड रे किस पे? कोई भी गैस डाल दो, कैथोड रे का ई बाई एम रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। ई बाई एम रेशियो ऑफ एनोड रे ऑफ डिफरेंट गैसेस, नहीं ये भी गलत हो गया। E by m ratio of proton is greater than electrons, नहीं ये भी गलत हो गया। E by m ratio of proton is greater than, हाँ ये चलेगा। E by m ratio किसका ज्यादा होगा? अल्फा पार्टिकल का कम होगा, प्रोटॉन का क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल का कम होगा, प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो E by m ratio ऐसे काम कर रहा होता है। पक्का हो जाएगा सर। तो सारे के सारी चीजें देख ली। अब हमारा पहला टॉपिक जो है वो फिनिश्ड है, दैट इज नोन एज द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्योंकि भाई वो थोड़ा सा है पकाऊ, लेकिन यार क्वेश्चंस आ सकते हैं सर। 3-4 चीजें, 3-4 एक्सपेरिमेंट है, उसको आराम से कर लो। आज के लेक्चर में सब कुछ पीछे की चीजें हैं, थोड़ी कहानी है, तो थोड़ा सा हो सकता है किसी को नींद आ रही हो, तो भाई नींद अब मत लो। क्योंकि रीजन क्या है कि 7 मई के बाद सोना ही सोना है, चाहे वो खुशी में सो चाहे डिप्रेशन में सो, ये डिसाइड तुम करोगे। क्वेश्चंस जब आ जाएंगे तो उसके बाद मेरे लिए कहने को होगा कि देखो मैंने पहले ही बताया था। तुम सोचो तुम साथ साथ में बोल पाओगे या नहीं? यस सर मैंने पहले पढ़ा था। ये चीजें सीखनी है पक्का। अब देखो इसका सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिक मॉडल्स। आज सारी थ्योरी फिनिश कर लेते हैं, कल से इसके न्यूमेरिकल्स आने शुरू हो जाएंगे, तो कल से क्लास में थोड़ा न्यूमेरिकल्स पे ऊपर आ जाएंगे। एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले दो मॉडल जो हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे, कौन कौन से? तो सर आपको ही पता है, जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। दो मॉडल हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे, थॉमसन और रदरफोर्ड। एक्चुअली थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में क्या दिक्कत थी सर? थॉमसन ने क्या किया, देखो थॉमसन मॉडल में ऐसा नहीं, थॉमसन ने जो मॉडल दिया ना बहुत सिंपल सा मॉडल था कि सर एटम क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है। एटम क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है। रेडियस ऑफ एटम निकालते हैं, ये आज भी सही है। एक्चुअली जो थॉमसन, सोचो बेचारा, सिर्फ थॉमसन ने जब अपना मॉडल दिया था ना, थॉमसन ने जब अपना मॉडल दिया था, उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन पता था, उसको ना प्रोटॉन पता था ना न्यूट्रॉन्स पता था, उसमें भी उसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पता था। सोचो कितना टैलेंटेड इंसान होगा थॉमसन। आज भी वो बातें सही हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये मेरिट्स हैं इसकी। सर एटम क्या होगा? स्फेरिकल होगा। रेडियस ऑफ एटम क्या होगा? इतना दिया, आज भी ये सही है। बस उससे गलती क्या हो गई ये वाली, उसने क्या बोल दिया? पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। ये गलत हो गया, इसलिए मैं इसको सर्कल, इसको डिमेरिट हो गया, ये आज के टाइम पे नहीं होता। हाँ आज भी ये सही है, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स आज भी ऐसे अरेंज किए जाते हैं ताकि आप सबसे बेस्ट स्टेबल अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज कर पाओ। तो थॉमसन मॉडल क्या है? एटम स्फेरिकल होता है, रेडियस ऑफ एटम ये होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने इसको अलग अलग नाम से सुना होगा, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि सर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ये पॉजिटिव स्फीयर है, ये पॉजिटिव स्फीयर है, और इसके अंदर क्या कर रहे होंगे? इसके अंदर क्या करेंगे? तो नेगेटिव पार्टिकल्स क्या करेंगे? नेगेटिव पार्टिकल्स हम लोग डाल देंगे। नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे करके डाल दो, यही हो रहा होगा शायद, पक्का। तो ये चीजें होती हैं थॉमसन मॉडल। आज के टाइम पे आपको ही पता है कि वैसे कोई नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ चीजें अच्छी भी थी। इसने एक दो बातें बोली कि मास ऑफ एटम को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आज भी सही है, याद रखना। ये कुछ अच्छी बातें सोचो। जो एक्चुअली कोई बोलता है ना यार, जो देखो जो नहीं पढ़ा होता है ना, जो नहीं जानता है, वो क्या बोलता है? अरे यार एक बात बताओ, हिस्ट्री क्यों पढ़ूं मैं? पलासी का युद्ध कब हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, मुझे क्या मतलब? भाई उन सब चीजों से सीखा जाता है। वो जो चीजें हुई ना, जो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, आज भी वैसी सिचुएशन आ सकती है। जैसे थॉमसन मॉडल है, जैसे मैं शॉर्ट्स देखोगे या कुछ देखो, अरे भाई, या वो वेब सीरीज है अपने स्कोटा फैक्ट्री, उसमें क्या बोलता है? अरे भाई तुम डिसाइड कर लो। भाई डिसाइड कैसे कर लें? तुम सोचो ना, मोबाइल के अंदर तुम बोलते हो ये चीज, हंसते हो, और सोचो जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई उसी ने देखो अपने पास, वो पहले कौन सा मोबाइल यूज करता था? बटन वाला। आज के टाइम पे क्या यूज करता है? वो भी स्मार्टफोन, उसमें भी अब धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है। तो भाई ऐसा थोड़ा ना कि पहले वाला फोन बेकार था, सीधा यही बना लेते।
वो ऐसे लॉजिक के साथ चलते तो सीधा बोलते ना यार एक काम करते भाई, फालतू का फोन क्यों बना रहे, आईफोन ही बना लेते डायरेक्ट। भाई इवोल्यूशन जो होता है टाइम के साथ होता है और उनसे सब चीजें सीखी जाती हैं। ये जो होता है ना ये जोक्स जो, ठीक है, अब जिसको नहीं पता कि यार क्या ही चीज चल रही है, ठीक है, जिसको हमेशा मजाक ही उड़ाना है कि अबे भाई ये साइंस वाले ऐसे ही लगे रहते हैं, डॉक्टर भी अरे पैसे लूटने के लिए होते हैं, डॉक्टर के बारे में यही बोलते, वही लोग होते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर पैसे लूट रहे। भाई वो उनको पता ही नहीं है रियल लाइफ में क्या चल रहा है, डॉक्टर कितनी मेहनत कर रहा है। तुम सोचो ना, तुम्हें अब अंदर से इज्जत आती होगी जो डॉक्टर्स दिखते हैं, और जब कॉलेज में पहुंच जाओगे ना तो जो एमडी हैं, जो एमएस हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके लिए इज्जत आएगी कि भाई ये बहुत पढ़े लिखे हैं, इसीलिए इतना पैसा लेते हैं, क्योंकि वो आदमी अपनी लाइफ का बहुत सारा पार्ट अपने होता है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। तुम सोचो ना अपना लाइफ का कितना सारा पार्ट सेक्रीफाइस कर रहे हो अभी के टाइम पे। अभी सोचो ना इतना कुछ हो रहा है, ये वर्ल्ड कप, ये मैचेस, वो मैचेस, कुछ भी आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, आप सब कुछ अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो सकता है किसी को सिंगिंग का शौक हो, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको लाइफ में कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब ये नहीं कि अरे सर ये सीधा जाके नीट के एग्जाम में ही अपीयर हो जाएंगे, भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। थॉमसन ने जो बोला ना, ठीक है मानता हूं ये ड्रॉबैक आ जाएगा, लेकिन बेचारा आज भी बहुत सारी बातें आज भी सही हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। हाँ, ड्रॉबैक क्या था कि भाई साहब इनके हिसाब से एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता ना। अगर प्लस और माइनस एक जगह खड़ा हो गया, प्लस और माइनस एक जगह अगर खड़ा हो गया तो ऑब्वियस है ना, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, तो वो स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, थॉमसन बेचारा सब कुछ अच्छा बता के गया, लेकिन हाँ उससे कुछ गलतियां हुई। मुझे कुछ सीखने को मिला, क्या क्या, कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दूसरा क्या सीखने को मिला, एटम स्फेरिकल होता है, रेडियस ऑफ एटम ये होता है। और तीसरी चीज क्या मिलने वाली है मुझे, तीसरी चीज क्या मिलने वाली है मुझे, तो सर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सबसे स्टेबल अरेंजमेंट में होते हैं। पक्का? अब देखो मेरे पास कौन सा आया सर, थॉमसन के बाद क्या हुआ। अब देखो ये सब चीजें जो अब पढ़ाने वाला हूं, आज थ्योरी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सर कल से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के सब लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर थ्योरी से क्वेश्चन पूछ दिया ना सब बर्बाद हो जाएंगे। थॉमसन के बाद रदरफोर्ड मॉडल आने से पहले थॉमसन ने क्या निकाला था, कैथोड रे। और कैथोड रे से क्या हुआ था, याद करो, कैथोड रे से क्या हुआ था, कैथोड रे को अगर हेवी मेटल से टकराओगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगा। कैथोड रे को अगर हेवी मेटल से टकरा दोगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगा। एक्सरे आपको ही पता है, सोचो कैथोड रे, सोचो ना जब थॉमसन मॉडल चल रहा था तो लोगों ने प्रोटॉन की डिस्कवरी बंद कर दी, प्रोटॉन की डिस्कवरी बंद कर दी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बंद कर दी। लोग पता है किसके पीछे पड़ गए, ये देखो एक साइंटिस्ट थे रोएंटजन वैसे वाले, इन्होंने क्या किया, डिस्कवर कर दिया किसका, एक्सरे का। कैसे? एक कैथोड रे है, कैथोड रे वो किससे टकरा दिया, हेवी मेटल से, और हेवी मेटल से देखो ओरिजिनल कैथोड रे एक्सरे का मशीन कैसा दिखता है, ऐसा एक छोटा सा है, इसके अंदर एक क्या लगा देते हैं, हेवी मेटल। हेवी मेटल से टकराएगा कैथोड रे, क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक्सरे प्रोड्यूस कर देगा। और आपको ही पता है एक्सरे आज के टाइम पे कितना यूजफुल होता है। एक्सरे, इसका नाम कैसे पड़ा, बिकॉज इसको नाम नहीं पता था, तो मैथ्स की तरह था, मैथ्स में उसने जैसे एक्स मानना था वैसे ही बोल दिया। सोचो कितना अच्छा, मतलब आज के टाइम पे डॉक्टर बनते हो आप सब चीजें जानते हो कि हाँ यार ये चीजें ऐसी होती हैं। सोचो डिस्कवरी उस टाइम पे हुई होगी, कितनी खुशी की बात हुई होगी यार, सब कुछ जान सकते हैं हम, बोन्स के बारे में जान सकते हैं हम, अपनी बॉडी के बारे में जान सकते हैं एक्सरे से। आज के टाइम पे एक्सरे बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, एंड दैट्स वाई हम एक्सरे जब करने जाते हैं, करवाने जाते हैं, तो देखा होगा सिर्फ उसी पार्ट का करेगा, या जो लैब वाला होगा वो एक जैकेट पहन लेता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, पावरफुल रेडिएशन होते हैं। बहुत ज्यादा एक्सरे नहीं बोला जाता, डॉक्टर ही नहीं बोलता दिन भर में 4 बार एक्सरे कराओ, तुम्हारा हाथ पैर नहीं टूटा तुम ऐसे ही जाके हाँ मैं एक्सरे करा के देख लेता हूँ, नहीं होता। एक्सरे हम जल्दी नहीं करते, रीजन कि वो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जिनका वेवलेंथ क्या होता है, ये होता है। पक्का? एक्सरे की डिस्कवरी के बाद लोग ना भिड़ गए, देखो एक्सरे क्या क्या करता है। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है एक्सरे की, बहुत हाई होती है, दैट्स वाई वो क्या बता देगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैटर, इवन सॉलिड स्टेट में हम एक्सरे से ही निकालते हैं। एक्सरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ऑब्वियस है नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस है ये बहुत हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, तो इससे क्या होगा, कैन कॉज आयनाइजेशन रेडली, मतलब बहुत तेजी से आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। एक्सरे इज वेरी हाईली आयनाइज्ड, ठीक है। एक्सरे के बाद जैसे ही एक्सरे आया ना, फिर क्या आ गया, रेडियो एक्टिविटी। एनसीईआरटी का सारा टॉपिक आज कवर कर रहा हूं मैं, आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा ही नहीं रहा हूं, इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहा हूं सारा का सारा। ट्राई कीजिएगा इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन, लिखे चाहे ना लिखे एनसीईआरटी में ही मार्क कर दीजिएगा, बस कर दीजिएगा, ठीक है। हेनरी बेक्वेरेल जिसके ऊपर रेडियो एक्टिविटी हुई, वो आज के टाइम पे आपको सबको पता है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, फ्रांसियम, ये सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तुम चाहो तो यहाँ पढ़ो और चाहो तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लो। पक्का? ये रेडियो बैक्वेरल एक यूनिट होता है, इनके इनके रिस्पेक्ट में हमने बैक्वेरल करके पूरी एक यूनिट बना दी, ठीक है। ये देखो अपने पास इन्होंने क्या बोलना शुरू किया, सबसे पहले जो रेडियो एक्टिविटी में चीजें आई, सबसे पहले रेडिएशन जो हमें पढ़ने को मिला वो कौन सा है, अल्फा रे।
अगर अल्फा रेडिएशंस नहीं होती तो आज के टाइम पे हमें सर पता है क्या नहीं मिलता, न्यूक्लियस नहीं मिलता। आज के टाइम पे हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हो रही होती। अल्फा रेज क्या होती हैं सर, आपको ही पता है अल्फा रेज क्या होती हैं, अभी जस्ट निकाला भी, हीलियम पे +2, ये क्या हो गया 2 और 4। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव साइड अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अलग होगा। अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक प्लेट, इसीलिए बोलते हैं कि अल्फा रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं कहलाती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसको बोलते हैं, जो डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, जो डिफ्लेक्ट नहीं होती है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है। जैसे अल्फा रे डिफ्लेक्ट हो रही है, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, डेविएशन शो करता है। जो न्यूट्रल रहता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन शो नहीं करता है। तो याद रखना अल्फा रे क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट नहीं है। अल्फा रेज के बारे में बात करोगे तो इसके देख लो, इसके बाद अल्फा रेज के बाद कौन आता है, बीटा रेज आती है। अल्फा रेज के बाद क्या आता है, बीटा रेज। आपको इसको फिजिक्स में बहुत अच्छे से मिलेगा, बीटा प्लस और बीटा माइनस पढ़ने को। बीटा माइनस क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होते हैं, किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, पॉजिटिव साइड में। अगेन इसका क्या होगा, अगेन ये क्या होगा, बीटा रेज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बीटा रेज क्योंकि जो डेविएट कर गया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो कभी नहीं हो सकती, जिसके ऊपर कोई चार्ज है वो कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, देख लो, ट्रैवल विथ हायर वेलोसिटी, ऑब्वियस है हायर वेलोसिटी से मूव करेगा। सर अल्फा रेडिएशन में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इनका पेनिट्रेशन पावर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। पेनिट्रेशन पावर भी बीटा रेज का क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब अल्फा रेज अगर 1 सेंटीमीटर तक जा रही है तो बीटा रेज क्या होगी, 100 सेंटीमीटर चली जाएगी। पक्का, ये देख लो अपने पास, ये देखो सर गामा रेज के बारे में बात करेंगे तो गामा रेज 3 रेडिएशंस आई रेडियो एक्टिविटी की, उसके बाद देख लो गामा रेज के बारे में बात करेंगे तो दे आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन विथ लोअर वेवलेंथ देन एक्सरे। गामा रेडिएशन की हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर है और गामा रेडिएशन न्यूट्रल होती है एंड दैट्स व्हाई दे आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा होगा, अल्फा का, बीटा का और गामा का। इवन मैं यहां लिख देता हूं स्पेसिफिक चार्ज E/m रेशियो, E/m रेशियो निकालने जाओगे, E/m रेशियो सबसे हाईएस्ट किसका हो जाता है, बीटा का, फिर किसका होगा, अल्फा का, और सबसे लास्ट में क्या होगा, किसका होगा, गामा का। क्योंकि गामा के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है ना, गामा न्यूट्रल है, जैसे न्यूट्रॉन का था वैसे ही। बीटा इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑब्वियस उसका ज्यादा होगा। अल्फा क्या हो जाता है, बीच का, गामा क्या हो जाएगा, 0। तो स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर हो गया, पेनिट्रेशन हो गया। रेडियो एक्टिविटी में 3 टाइप के रेडिएशन आती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और उन तीनों को हम लोग देख रहे हैं। ये सब चीजें एनसीईआरटी के बॉक्स में दी हुई हैं, इसलिए हम लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन हाँ भाई, क्वेश्चंस या तो फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स से आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, या फिर केमिस्ट्री में पूछ दिया तो केमिस्ट्री में यहां से आ सकता है। पक्का सर, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, थॉम्सन मॉडल, सर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब एक चीज बताओ, मेरे पास क्या आता है, गामा रेडिएशन के बारे में बात कर लो तो गामा रेडिएशन में क्या होगा, दे आर मोर हार्मफुल देन अल्फा एंड बीटा। सर वही सेम चीजें हैं कि सर हाईएस्ट बीटा, ये थोड़ा सा थ्योरी है, एनसीईआरटी में है तो आप नोट कर सकते हो या एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइट कर सकते हो, एनसीईआरटी में तो हाईलाइट कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा मॉडल और है। ठीक है, आई नो बहुत सारी थ्योरी आज हो चुकी है, आई नो बहुत सारी थ्योरी। मैं सोचो ना, बोलते बोलते मेरा गला अभी वो लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा बोल दिया आज, तो लगातार ही बोले जा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी ही थ्योरी है आज, न्यूमेरिकल्स आ ही नहीं रहे। न्यूमेरिकल्स सर आपका वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में बात करते हैं। रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, एंड दैट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपने सबने देख रखा होगा 10th क्लास तक। अल्फा पार्टिकल 9th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक अल्फा पार्टिकल को पास कर रहे, एक गोल्ड फॉइल पे पास कर रहे, वहां से अलग अलग टाइप का स्कैटरिंग हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ये देख लो अपने पास, यहाँ पे वही सेम कहानी लिखी हुई है कि सर ये क्या कर रहा है, अल्फा रेडिएशन को पास कर रहे, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, वहां से अपने को ऐसा ऐसा दिखेगा। लेकिन आपको ही पता है कि यार ये 10th में पढ़ा था, इवन इसकी कंक्लूजन भी, ऑब्जर्वेशन भी पढ़े थे आपने कि बहुत सारे पार्टिकल्स बिना डेविएशन के पास होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल डेविएट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बाउंस बैक कर जाते हैं। यही ऑब्जर्वेशन आपने पढ़ी होगी, शायद यही ऑब्जर्वेशंस आपने पढ़ी होंगी कि सर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स
ये चीजें अब 10th में पढ़ी है, 9th में पढ़ी, इसलिए मैं आपको ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं सारी थ्योरीज कंप्लीट कर लूंगा सो दैट कि कल मैं चैप्टर शुरू कर पाऊं न्यूमेरिकल पोर्शन का। सर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स में बहुत कम, 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हो रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हो रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। ऑब्जर्वेशन ये थी। सर कंक्लूजन क्या हुआ, अगर आपके सारे के सारे पार्टिकल्स बिना डेविएशन के पास कर रहे, बिना डेविएशन के पास कर रहे, इसका मतलब क्या है कि सर मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का क्या है, एम्प्टी है। फिर अगर कुछ पार्टिकल्स डेविएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि एटम हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन अ वेरी स्मॉल रीजन, स्मॉल वॉल्यूम, और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड के ऊपर जाता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसके ऊपर जाता है, रदरफोर्ड के, क्योंकि कुछ ही लोग डेविएट कर रहे, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या कर रहा होगा, रिपल्सन कर रहा होगा। अगर मान लो अल्फा पार्टिकल जा रहा है और यहाँ पॉजिटिव है, तभी तो ये रिपल्सन करेगा। अगर निगेटिव होता तो क्या होता, अट्रैक्ट हो जाता। निगेटिव होता तो क्या हो जाता, अट्रैक्ट हो जाता। तो लोगों ने बोला भाई बहुत सही, रदरफोर्ड सही चल रहा है यार अपना। इवन रदरफोर्ड का देखो कॉन्फिडेंस, रदरफोर्ड ने क्या किया, कंक्लूजन में ये भी लिख दिया कि भाई साहब ये बात तो आपको किसने बताई थी, थॉमसन ने बताई थी ना। ये बात किसने बताई थी, थॉमसन ने बताई थी। मैं आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर दे देता हूं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसके आसपास होगा, 10⁻⁻15 मीटर के आसपास। इवन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आप निकालने जाएं, एग्जैक्ट निकालने जाएं, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, अगर आप किसी एटम का निकालने जाते हैं तो कुछ नहीं, ये क्या करते हैं, आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, वेयर ए इज, वेयर ए इज, वेयर ए इज मास नंबर, वेयर ए इज मास नंबर, एंड आर नॉट इज 1.5 इंटू 1.3 ले लेता हूँ, 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स। सर सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। अगर किसी और बंदे का रेडियस निकालने जाएंगे तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला ले सकते हो, ये फॉर्मूला ले सकते हो पक्का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर नॉट इंटू ए की पावर, आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। सर सीधा सीधा मास नंबर के क्यूब रूट पे डिपेंड करता है, क्यूब रूट के। हाँ उसका ऑर्डर क्या होगा, ये क्या होता है अबाउट, मतलब इसके ऑर्डर में ही फ्लक्चुएट कर रहा होगा, इसी के ऑर्डर में फ्लक्चुएट कर रहा होगा, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऐसा हो जाएगा। फिर किसने बोला सर एक काम करो रदरफोर्ड का मॉडल बताओ। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल देखो कैसा दिया, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल कैसा दिया, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल, या फिर बोल देते हैं प्लानिटरी मॉडल, या फिर क्या बोल देते हैं, सोलर मॉडल। रदरफोर्ड का अपना मॉडल क्या था कि सर पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत छोटे से एरिया में है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किससे सराउंडेड है, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, तेजी से उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और इसी को क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, सो दैट एटम रिमेन्स न्यूट्रल। देखो रदरफोर्ड ने भी यही सब कहानी बोली। रदरफोर्ड से एक गलती हुई, रदरफोर्ड से किसने बोला कि सर एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो सर ये कैसे, इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा। तो उसने बोला देखो भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन है ना तो इसको क्या अट्रैक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको अंदर की तरफ खींच रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको अंदर की तरफ खींच रहा होगा, तो बाहर की तरफ कौन खींचेगा, सर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है अंदर नहीं आ रहा है। रीजन क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस इन दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है, अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आ रहा, इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में ये चीजें आ जाएंगे, हो जाएगा सर, ये देख लो अपने पास, हो जाएगा। ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड में, ड्रॉबैक यही हो गया रदरफोर्ड से, उसने क्या गलती कर दी, उसने एक ही गलती कर दी, उसने बोला कि सर न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। आज के टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पता होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत तेजी से किस में चले जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर, स्पाइरल होके कहां चले जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर। क्यों, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल अगर मूव करेगा अंडर एक्सेलरेशन तो वो क्या करता है, एनर्जी लूज करता है, वो क्या करता है, एनर्जी लूज करता है। तो ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का, तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सिलेटेड मोशन में है तो वो क्या करेगा, एमिट करेगा रेडिएशन, एमिट करेगा तो ऑर्बिट विल ट्राइज टू कंटिन्यू टू श्रिंक, और जब कंटिन्यू टू श्रिंक होगा तो 10⁻⁻8 सेकेंड्स में ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 सेकेंड्स में ये कहां चला जाएगा, -8 सेकेंड्स में ये कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में। ऐसा नहीं होता है, दैट्स वाई अपना रदरफोर्ड बेचारा फेल हो गया। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड ये आ जाएगा कि सर स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। न्यूक्लियस
में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, इसका रीजन नहीं बता पाया। रदरफोर्ड बेचारा फेल होना शुरू हो गया था, रदरफोर्ड हमारा फेल होना शुरू हो गया था। तो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक ये हो गई। रदरफोर्ड का दूसरा ड्रॉबैक देखोगे तो दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है, ये वाला, कि सर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं, क्या एनर्जी होनी चाहिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, किस तरह की चीजें होती हैं, ये सब भी रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। ये सब चीजें भी रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। तो रदरफोर्ड बेचारा ना अब शांत हो गया, बोला कि अरे भाई छोड़ दो, ऐसा है कि अब छोड़ दो यार, मेरा ड्रॉबैक तुम लोग बहुत निकाल चुके हो। थॉमसन को भी तुमने पटक दिया, थॉमसन के बारे में भी तुमने अलग अलग बातें करी, रदरफोर्ड को भी तुमने उंगली कर दी। अब रदरफोर्ड थॉमसन ये दोनों परेशान हो गए, उन्होंने बोला यार छोड़ो, एक काम करो, तुम लोग ना अब अपने हिसाब से डिस्कवरी कर लो। आज मेरे पास सब कुछ आ चुका है, आज मेरे पास सब कुछ आ चुका है, मेरे पास क्या निकल दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कर ली है। दूसरा मैंने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करने के बाद आज मैंने अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस पढ़ लिए हैं। सर जितने थ्योरेटिकल पोर्शंस थे इस चैप्टर के वो हमने सब कुछ फिनिश कर लिया है। कल से इसके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, कल से इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। कल अपनी क्लास में न्यूमेरिकल वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ जाएंगी, ई इज इक्वल्स टू सर एच न्यू अपॉन एच न्यू या एच सी बाई लेमडा, ये सब आना शुरू हो जाएगा। तो कल की क्लास से न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। आज की क्लास में थोड़ा सा आराम से करते, थोड़े से आराम से हमने देखा कि हर एटम्स कैसे होते हैं, एटम्स के बारे में जानना, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन था, लेकिन ट्राई करना कि सर ये सारी थ्योरीज को कंप्लीट करो, जितना हो सकता है थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करो, बिकॉज जब क्वेश्चन आएगा तो अपने लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ट्राई करना, आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है थ्योरी पढ़ना, लेकिन यार करना है तो करना है। एग्जाम हॉल से बाहर निकल के ये नहीं बोलना है कि सर ये वाला पोर्शन कर लिया होता तो सिलेक्शन हो जाता, पक्का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो।